नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम मेमोरी से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। रिमेम्बरिंग जिसको कि हम हिंदी में स्मरण कहते हैं, और फॉरगेटिंग जिसको हम हिंदी में विस्मरण कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मेमोरी के बारे में बेसिक चीजें समझा दी थी, मेमोरी के टाइप समझा दिए थे, मेमोरी की जो प्रोसेसिंग होती है उसको समझा दिया था। वहां पे हमने एक बात डिस्कस की थी कि मेमोरी के जो होते हैं ना, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक होता है नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी कि उसको हम बोलते हैं रिमेम्बरिंग, याद करना। और नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है मेमोरी का, उसको हम बोलते हैं फॉरगेटिंग, यानी कि भूल जाना। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिमेम्बरिंग क्या होती है, फॉरगेटिंग क्या होती है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे रिलेटेड कोई डाउट अगर आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिमेम्बरिंग की, कि रिमेम्बरिंग क्या होती है। देखिए, रिमेम्बरिंग की अगर मैं बात करूं कि रिमेम्बरिंग क्या होती है, तो आम भाषा में हम समझे तो रिमेम्बरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज अगर हम याद करके रख पाते हैं तो उसको हम रिमेम्बरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, कल मैंने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, कल मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा, कल रात को हमने खाने में क्या खाया, कल मैंने कौन से ड्रेस पहने, या 2 दिन पहले, 1 महीने पहले जो कुछ भी हमारे साथ घटना घटी है, अगर हम उसको याद कर पा रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको कहते हैं रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग आखिर ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, वैसे तो ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर ली थी, लेकिन जो प्रोसेस मेमोरी का होता है वही रिमेम्बरिंग का भी प्रोसेस होता है। यानी कि रिमेम्बरिंग तभी हो पाती है जब आपकी जो 3 प्रोसेसेस कंप्लीट होती हैं एक साथ। एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या होता है, जब किसी भी नई इंफॉर्मेशन के आपके दिमाग में ट्रेसेस बनते हैं। आप अपने आसपास जो चीजें देखते हैं, सुनते हैं, मस्तिष्क में उसके ट्रेसेस बनते हैं, स्मृति चिन्ह बनते हैं जिसको हम कहते हैं, उसी को एनकोडिंग भी कहते हैं। इस एन इंफॉर्मेशन को हमारा माइंड प्रोसेस करता है और स्टोर करके रखता है, जिसको हम स्टोरेज कहते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है स्टोरेज, और जो थर्ड होता है वो होता है रिट्राइवल। यानी कि जिस इंफॉर्मेशन को मैंने स्टोर करके रखा है, समय आने पर क्या मैं उसको वापस से दोहरा पा रहा हूं, याद कर पा रहा हूं या नहीं। अगर ये तीनों ही चीजें मैं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब रिमेम्बरिंग मेरी ठीक ठाक है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक स्टेज मिस हो जाती है तो उस केस में हमें देखने को मिलता है फॉरगेटिंग, यानी कि भूल जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एनकोडिंग कर ली, स्टोरेज नहीं किया, तो आप रिट्राइवल नहीं कर पाएंगे। इन द सेम वे एनकोडिंग हो गई है, स्टोरेज नहीं हुआ, रिट्राइवल भी नहीं हो पा रहा, रिट्राइवल कर लिया, स्टोरेज नहीं किया, तो अगर इनमें से कुछ भी एक मिस करते हैं आप, तो वहां पे आपको दिक्कत होती है रिमेम्बरिंग में। तो ये तो आप समझ गए रिमेम्बरिंग कैसे होती है। अब रिमेम्बरिंग से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट है जिसको कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे व्यू पॉइंट, सबसे पहले इबन की बात करते हैं। देखिए, इबन क्या कहते हैं कि रिमेम्बरिंग इज अ प्रोडक्टिव प्रोसेस। रिमेम्बरिंग इज अ प्रोडक्टिव प्रोसेस। प्रोडक्टिव प्रोसेस बताते हैं, कौन बताते हैं? इबन हॉस। इबन हॉस का नाम आप जरूर सुनेंगे, ये स्मृति से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी चीजें दी थी। इबन हॉस ने कहा था कि रिमेम्बरिंग जो है वो प्रोडक्टिव प्रोसेस है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में ये खुद ही सब्जेक्ट थे और ये खुद ही एक्सपेरिमेंटर भी थे, मतलब अपने ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि 20-30 शब्द ले लिए। अब वो शब्द जो ऐसे थे जिनका कोई मतलब नहीं था, यानी कि निरर्थक शब्द थे, मीनिंगलेस वर्ड्स इन्होंने लिए थे जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है।
तो मीनिंगलेस वर्ड इन्होंने लिए और उन्होंने क्या किया, उनको याद करना स्टार्ट किया। इस 20-30 वर्ड को इन्होंने याद किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको दोहराने की कोशिश की। कुछ समय अंतराल के बाद 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पर उन्होंने इसको दोहराने की कोशिश की। तो इबन ने पाया कि वो क्या कर पा रहे हैं कि उन निरर्थक पदों को याद कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज वो हूबहू उसी तरीके से उसको याद कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर उन्होंने 20 शब्द जिस भी ऑर्डर में याद किए हैं, जब वो उसको दोहरा रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, तो वापस से वो इसी ऑर्डर में इन शब्दों को रिकॉल कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज को हूबहू कर पाते हैं तो वो कहलाता प्रोडक्टिव। इसीलिए इब्न हौस ने कहा था कि रिमेम्बरिंग जो होती है वो प्रोडक्टिव होती है, यानी कि जैसा हम याद करते हैं हूबहू वैसा ही हम उसको दोहराते भी हैं, उसमें हम कुछ नया चेंज नहीं करते। तो ये बात कही थी इब्न हौस ने। अब इब्न हौस की इस बात को क्रिटिसाइज किया था बार्टलेट ने। बार्टलेट ने क्या कहा था, बार्टलेट ने कहा था कि रिमेम्बरिंग प्रोडक्टिव नहीं होती बल्कि कंस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव किसने कहा था, बार्टलेट ने। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने इब्न हौस के एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज किया था। इब्न हौस के एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर आप निरर्थक शब्दों को दोहराएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो वहां पे आपको रिजल्ट प्रोडक्टिव ही देखने को मिलेगा, यानी कि हूबहू ही होगा। आप जो भी याद करेंगे हूबहू उसी चीज को, जो भी चीज आप याद रखने की कोशिश करेंगे दोहराते वक्त भी आप हूबहू वैसी ही चीज दोहराएंगे, उसी ऑर्डर में दोहराएंगे, क्योंकि वो निरर्थक शब्द है। लेकिन अगर ये शब्द निरर्थक ना होकर के मीनिंगफुल हो, मतलब जिनका कोई अर्थ बनता हो, तो उस केस में क्या होता है कि हम शब्दों को फिर हूबहू दोहरा नहीं सकते, हम उसमें अपनी तरफ से चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 ऐसे शब्दों के नाम याद कर लिए जो कि जिनका कुछ मतलब बनता हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप जब उसको दोहराएंगे तो कुछ शब्द अगर आप भूलते भी हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा चेंज करके उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे जो रिजल्ट होगा वो हूबहू नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। इसीलिए इन्होंने, बार्टलेट ने कहा था कि जो रिमेम्बरिंग होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, ना कि प्रोडक्टिव होती है। तो यहां पर हमें दो बिल्कुल ही डिफरेंट व्यू पॉइंट देखने को मिलते हैं रिमेम्बरिंग में। और जहां तक बात है कि हमें साइकोलॉजी में ज्यादातर सपोर्ट बार्टलेट को मिलता है इस केस में, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव हमें ही देखने को मिलती है रिमेम्बरिंग। जब भी अभी हम आगे जब पढ़ रहे होंगे ना कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं रिमेम्बरिंग के, तब हम देखेंगे कि कैसे जो रिमेम्बरिंग होती है वो कंस्ट्रक्टिव ही होती है, ठीक है। हाँ, प्रोडक्टिव भी होती है, लेकिन दोनों का मिक्सअप देखने को मिलता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिमेम्बरिंग के स्टेजेस के बारे में। चलिए, रिमेम्बरिंग के अगर मैं स्टेजेस कहूं या इसको मैं सब प्रोसेसेस भी कह सकता हूं। रिमेम्बरिंग में बेसिकली इसमें 4 सब प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। पहला होता है लर्निंग, एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है रिटेनिंग, तीसरा होता है रिकॉल, एंड फोर्थ इज रिकॉग्निशन। एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं चारों सब प्रोसेसेस को, इनको मिलाकर ही रिमेम्बरिंग कंप्लीट हो पाती है, ठीक है। सबसे पहला है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है, जब आप याद कर रहे हैं तो याद करते समय जैसा कि मैंने देखा इंफॉर्मेशन को कैसे एनकोड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कुछ भी आप चीज स्टोर कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं, और उसी को हम लर्निंग भी कह सकते हैं कि वो लर्निंग भी है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि अगर आप अपने किसी मतलब किसी 15 शहरों के अगर आप नाम याद कर रहे हैं, भारत के किसी 15 शहरों के नाम याद कर रहे हैं, तो वहां पे आप उस 15 शहरों के नाम कई तरीकों से याद कर सकते हैं। उसके लिए कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं, कुछ ऑर्डर फिक्स कर सकते हैं, कुछ प्रोसेसिंग दिमाग में आप बिठाएंगे जिससे कि वो 15 शहरों के नाम आपके दिमाग में बैठ जाए। तो वहां पे आप एनकोडिंग भी करेंगे, स्टोरेज भी होगा, और रिट्राइवल भी आपको करना पड़ेगा, आपको उसको दोहराना भी पड़ेगा, ठीक है। तो पहला होता है लर्निंग। लर्निंग मतलब चीजों को याद करना, स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना।
फिर होता है रिटेनिंग। रिटेनिंग मतलब उसको धारण करके रखना, ठीक है। आपने 15 शहरों के नाम याद किए और उसमें से आप कितने एक्चुअल में याद रख पाए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिटेनिंग। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 15 शहरों के आपने नाम याद किए, 5 मिनट बाद आपने फिर से उसको दोहराने की कोशिश की, तो आपने देखा कि 15 में से आपको 12 शहरों के नाम ही ठीक से याद हुए, 3 आपने मिस कर दिए। तो वहां पे आपकी रिटेनिंग सिर्फ 12 शहरों की हुई। आप 2-3 बार और उसको याद करेंगे तो वहां पे आपकी रिटेनिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। रिटेनिंग मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिमाग में स्टोर की है उसको लंबे समय तक बनाए रखना, वो कहलाता है रिटेनिंग। नेक्स्ट इज रिकॉलिंग। रिकॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपने कोई चीज याद कर ली और आप उसको वापस से अपने चेतन मस्तिष्क में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड में उसको याद कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉलिंग, ठीक है। उसके बाद है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन भी काफी हद तक रिकॉलिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिकॉग्निशन में कि आपने कोई चीज पहले पढ़ रखी है और आप उसको पहचान पा रहे हैं, वो होता है रिकॉग्निशन। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं रिकॉलिंग को। मान के चलिए कि आपने 15 शहरों के नाम याद किए हैं और आप क्या है कि अब आपको वापस से उसको याद करने दोहराने को कहा जाता है। तो दोहराते वक्त उस आप 15 शहरों के नाम क्या करेंगे, वापस से दिमाग में सोचेंगे कि वो कौन कौन से 15 शहर थे। अब इस केस में क्या होगा कि एक जगह मान के चलिए आपने कहीं कॉपी पे लिखा था, आप याद कर रहे थे, अब आपने उसको अपने सामने से हटा लिया है, उस चीज को, उस कंटेंट को हटा लिया है और अब उसके एब्सेंस में याद कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप उसके एब्सेंस में याद कर रहे हैं तो हो सकता है कि 15 में से 13-14 शहर आपको याद हो, बाकी याद ना हो पाए। तो जितने भी आपने याद किए वो तो आपका रिटेंशन हो गया, लेकिन इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिकॉल, कि आप रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल करते वक्त जो चीज आपने पढ़ी है, सीखी है, वो चीज आपको उसको अपने सामने से हटा के फिर उसको याद करने की कोशिश करते हैं, वो होता है रिकॉल। वही रिकॉग्निशन क्या होता है, रिकॉग्निशन में जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो चीजें आपने अभी अभी याद की हैं, वो चीज आपके सामने ही होती है, उसको पहचानना होता है। इसी को दूसरे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा आप 15 शहरों के नाम याद कर रहे हैं और मान के चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपको 20 शहरों के नाम देता हूं। इस 20 में से 15 तो यही शहर होंगे, 5 इसमें नए मैं ऐड करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा और मैं आपको कहूंगा कि अब आप उन 15 शहरों को पहचानिए जो आपने अभी जस्ट याद किए थे। तो अगर आप 15 के 15 पहचान पा रहे हैं तो आपका रिकॉग्निशन अच्छा है, अगर आप नहीं पहचान पा रहे तो आपको याद करने की जरूरत है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि जो कुछ भी आपने याद किया था वो आपके सामने ही है अभी भी, बस आपको पहचानना है ना। कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम किसी व्यक्ति को कहीं कभी किसी से मिलते हैं और जब हम दोबारा उससे टकराते हैं तो हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसका चेहरा तो हमने कहीं देखा था, इसकी आवाज हमने कहीं सुनी थी, इसका नाम हमने कहीं सुना था। तो वो एक प्रोसेस होता है रिकॉग्निशन का। रिकॉल में क्या होता है कि वो चीज आपके सामने ना नहीं होती तब आप उसको दोहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपने याद किया, किताब सामने से हटाई और फिर आप उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहलाता है रिकॉल। तो आई होप रिकॉल एंड रिकॉग्निशन में आप डिफरेंस समझ पाए होंगे। रिकॉल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कंस्ट्रक्टिव होता है। रिकॉल कंस्ट्रक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जब आप दोहरा रहे होंगे ना किसी चीज को तो वहां पे संभावना होगी कि आप हूबहू नहीं दोहरा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को 15 शहरों के नाम ही याद किए, तो जरूरी थोड़ी कि उस 15 शहरों को जब आप दोहरा रहे होंगे तो एग्जैक्टली आप वही बता पाएंगे या आप उसी ऑर्डर में बता पाएंगे, या आपने किसी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर याद किए और आप उसको वापस से दोहरा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी कि आप एग्जैक्ट हूबहू सेम वर्डिंग के साथ उसको आप वापस से दोहरा पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। वहां पे अगर आप कहीं थोड़ा बहुत भूलते भी हैं तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ तोड़ करके आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए रिकॉल जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन जो रिकॉग्निशन होती है ये प्रोडक्टिव होती है। प्रोडक्टिव क्यों होती है, क्योंकि इसमें आप अपनी तरफ से कोई चीज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, 15 शहरों के नाम 20 शहरों के साथ मिक्स करके दे दिए, तो वहां पे शहरों के नाम तो वही है, आपको तो बस पहचानना है ना, आप अपनी तरफ से तो कुछ जोड़ तोड़ नहीं कर पाएंगे इसमें। तो इसीलिए रिकॉग्निशन जो होता है वो प्रोडक्टिव होता है, रिकॉल जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। आई होप आप फॉरगेटिंग से रिलेटेड ये सारी चीजें समझ पाए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं फॉरगेटिंग की। रिमेम्बरिंग तो हम सब समझ गए, रिमेम्बरिंग क्या होता है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉरगेटिंग की।
चलिए, फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग मतलब भूल जाना। आपने जो चीज याद की थी अब आपको वो याद नहीं है, आप भूल गए, ठीक है। फॉरगेटिंग का प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया, फॉरगेटिंग क्यों होती है? फॉरगेटिंग होने के पीछे का रीजन, जैसे हमने देखा, जो मेमोरी की जो प्रोसेसिंग होती है, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, इनमें से किसी एक की कमी होने पर फॉरगेटिंग होती है, ठीक है। लेकिन फॉरगेटिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे दो तीन पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिलते हैं, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। फॉरगेटिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, फॉरगेटिंग क्या है, एक तरीके से नेगेटिव एस्पेक्ट है। किसका? मेमोरी का। तो ये मेमोरी का क्या है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है। इसके बाद एक चीज और समझिए, जैसा कि हमने भी रिमेम्बरिंग के बारे में डिस्कस किया कि यहाँ पे दो तरीके के व्यू पॉइंट है। इन द सेम वे फॉरगेटिंग के भी दो व्यू पॉइंट है, जिसको कि हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है फॉरगेटिंग के बारे में कहा जाता है कि फॉरगेटिंग इज अ पैसिव प्रोसेस। फॉरगेटिंग को पैसिव प्रोसेस किसने बताया है? एबिंगहॉस ने। अब फॉरगेटिंग को पैसिव प्रोसेस बताने का क्या मतलब है? यहाँ पे फॉरगेटिंग को पैसिव प्रोसेस बताने का मतलब ये है कि समय के साथ साथ विस्मरण यानी कि फॉरगेटिंग होती है। ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या चीज याद की, क्या चीज याद नहीं की, अगर आप उसको नहीं दोहराएंगे, एक गैप आएगा बीच में, तो उस समय अंतराल में क्या होगा कि वो आप चीजें ऑटोमेटिक भूलने लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इबन ने इसको पैसिव प्रोसेस कहा है कि भाई जो फॉरगेटिंग है वो अपने आप होती है, हमारा उसमें कोई एक्टिव रोल नहीं होता। पैसिवली क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गैप बढ़ता है, समय अंतराल बढ़ता है, हम इसको रिपीट नहीं करते, दोहराते नहीं है, रिट्राइव नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी फॉरगेटिंग होती है। इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए वही जो एक्सपेरिमेंट था शब्द का, निरर्थक पदों का, उसको उन्होंने जब याद किया तो कुछ समय अंतराल के बाद वो उसको दोहराने लगे, ठीक है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने पाया कि उनकी जो फॉरगेटिंग है वो अपने आप हो रही है, धीरे धीरे वो चीजें, उन शब्दों को भूलते जा रहे हैं। इबन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को जब इसके बारे में बात कर रहे थे, फॉरगेटिंग के बारे में, तो वहां पे उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व भी बनाया था इस तरीके से का। ये इन्होंने फॉरगेटिंग कर्व बनाया था कुछ इस तरीके का, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे टाइम गैप बढ़ता जाता है, फॉरगेटिंग जो है वो, रिमेम्बरिंग जो है वो, जो हम याद रख पाते हैं वो कम हो जाती है हमारी, यानी कि फॉरगेटिंग बढ़ती जाती है, हम धीरे धीरे चीजें भूलना शुरू कर देते हैं। अब भूलने की जो मात्रा है वो बढ़ती है, लेकिन जो भूलने की दर है, जो रेट ऑफ फॉरगेटिंग है, वो स्लो होती है। ये इन्होंने कहा था इबन ने, जब उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बात की थी। तो एक तो ये व्यू पॉइंट हो गया इबन का कि ये पैसिव प्रोसेस है। दूसरा व्यू पॉइंट इसमें यहां पर आता है बार्टलेट का। बार्टलेट फिर से वही बात कहते हैं, बिल्कुल इनके अपोजिट, कि ये पैसिव प्रोसेस नहीं होता, ये एक्टिव प्रोसेस होता है। किसका कहना था? बार्टलेट का। अब बार्टलेट ने इसको एक्टिव प्रोसेस बताते हुए ये कहा है कि ऐसा नहीं होता कि आप चीजें अपने आप भूलते हैं समय अंतराल पे, बल्कि आप क्या करते हैं, आप उस समय अंतराल में जब कुछ दूसरी चीजें सीखने लगते हैं ना, तो आप पहली सीखी हुई चीज भूल जाते हैं। यानी कि आप उस वक्त भी एक्टिव है, जो आप टाइम गैप की बात कर रहे हैं उसमें भी आप एक्टिव हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप कुछ और चीज सीख रहे हैं, इस वजह से वो पहली चीज भूल गए, है ना। ये बार्टलेट ने इस बात को कहा था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम एक्टिव रहते हैं बाकी चीजों में, इस वजह से हम वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये दो व्यू पॉइंट है फॉरगेटिंग को लेके, एक है एक्टिव प्रोसेस और दूसरा है एक पैसिव प्रोसेस, एक एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है फॉरगेटिंग में। फॉरगेटिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली जो थ्योरी है फॉरगेटिंग की वो है डीके थ्योरी। डीके थ्योरी जो अभी हमने डिस्कस किया, इबन वाली बात है इसमें भी,
कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जो चीजें हमने सीखी थी अगर हम उसको यूज नहीं करते तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके जो ट्रेसेस होते हैं हमारे दिमाग में वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, डीके होने लग जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से हमारी फॉरगेटिंग होती है। ये कौन कहता है, डीके थ्योरी कहती है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी का मतलब क्या है कि जब आप कोई चीज सीख रहे हैं और उस प्रोसेस के दौरान, सीखने के दौरान, या तो उस कंटेंट को सीखने से पहले या उस कंटेंट को सीखने के बाद अगर आपने और कोई चीज सीखी है तो कई बार वो इंटरफेयर करती है आपकी इस रिमेम्बरिंग के प्रोसेस में, याद करने के प्रोसेस में। अब वो इंटरफेयर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपने मान के चलिए कोई चैप्टर पढ़ा है, संज्ञा ही आपने मान के चलिए पढ़ा है, संज्ञा उसकी परिभाषा आप याद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने कुछ संज्ञा से संबंधित शब्द पढ़े हैं, यानी कि कुछ और चीजें पढ़ी हैं, तो वहां पे वो हेल्प करेगी। लेकिन कई बार बाधक भी हो जाती है, मतलब आपने जो चीजें सीखी हैं पहले या बाद में उस कंटेंट को सीखने से, तो कई बार वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है याद करने में। तो इस केस में यहाँ पे इंटरफेरेंस थ्योरी ये कहती है कि अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो वहां पे फॉरगेटिंग फिर हमें देखने को मिलती है चीजों की। यानी कि आप अगर ने कोई ऐसी चीज सीखी और उस टॉपिक, उस इंफॉर्मेशन से पहले आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये चीज दिक्कत कर रही है आपको याद करने में, तो यहाँ पे भी हमें फॉरगेटिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कॉग्निशन थ्योरी। इस कॉग्निशन थ्योरी के सपोर्ट में जनरली जो गेस्टोल्टिस्ट होते हैं जैसे कोलर, कोफक्का, इन्होंने सारी बातें की थी। इन्होंने कहा था कि देखिए, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेसेस बनते हैं। अब जैसा कि डीके थ्योरी का कहना है कि जैसे जैसे टाइम गैप बढ़ता है जो ट्रेसेस होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। लेकिन कॉग्निशन थ्योरी क्या कहती है कि नहीं, ट्रेसेस खत्म नहीं होते, बल्कि जो ये ट्रेसेस होते हैं ये डीफॉर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीफॉर्म, यानी कि विकृत रूप ले लेते हैं। ये जो ट्रेसेस होते हैं हमारे दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को लेकर के, ये डीफॉर्म हो जाते हैं, विकृत रूप ले लेते हैं, कुछ के कुछ बन जाते हैं। इस वजह से हमारी फॉरगेटिंग होती है उस चीज को लेकर। ये किसने कहा था, ये कॉग्निशन थ्योरी ने कहा था। ठीक है, और एक लास्ट थ्योरी है इसमें जो कि है मोटिवेशन थ्योरी। मोटिवेशन थ्योरी के बारे में बात की थी सिगमंड फ्रॉइड ने। इन्होंने कहा था कि हम कोई चीज इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम कोई चीज भूलना चाहते हैं, इसलिए हम भूलते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने अपनी इस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे कि मान के चलिए हमारे कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतने बुरे एक्सपीरियंसेस जिसको हम कभी याद नहीं करना चाहेंगे, तो वहां पर क्या है, वहां पे हम खुद अपने आप को ही मोटिवेट कर रहे हैं कि हम उस चीज को भूल जाएं। तो ऐसे केस में हम अपने उस मेमोरीज को, अपने उस घटनाओं को अचेतन मन में ले जाते हैं, दबा देते हैं, उसका दमन कर देते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ये बात कहते हैं कि जब हम किसी चीज को याद ही नहीं करना चाहते, उन घटनाओं को, उन यादों को, उन लम्हों को हम दबाने की कोशिश करते हैं, दमन कर देते हैं, तो उस केस में हमें वहां पे फॉरगेटिंग देखने को मिलती है, और इसी को उन्होंने कहा था मोटिवेशन थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज थी फॉरगेटिंग से रिलेटेड। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग दोनों को अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो आपके, तो आप जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, वहां पे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।